हाँ, यस। तो थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करने से पहले बच्चा टर्म का मतलब समझना जरूरी है। व्हाट इज थर्म? थर्म यानी हीट एनर्जी, करेक्ट? ठीक है। और डायनामिक यानी कि ड्यूअल मोशन, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी बैकवर्ड डायरेक्शन में भी, यानी कि इट इज शोइंग मोशन इन बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन। यानी कि मैं इन शॉर्ट कह सकती हूँ कि अगर मैं ये एक कंडीशन की बात कर रही हूँ जहां पे ये आपका सिस्टम है, तो the movement of heat from this to this region and this to this region, यानी dynamic motion, that we are going to study in detail in thermodynamics. Getting it? Okay. तो basically अयो एक मिनट, हाँ, मैं जरा अपने आप को पिन कर लेती हूँ और तुम लोगों को गायब कर लेती हूँ तो मजे आ जाएंगे। अच्छा, अभी सही है। ठीक है। तो वी कैन से कि थर्मोडायनेमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, व्हाट वी कॉल इट एज, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, it is a branch of science that deals with, Nilesh is there, it is a branch of science that deals with हीट एनर्जी। ठीक है। एंड हीट एनर्जी के मूवमेंट से डील करता है, हीट एनर्जी के इंटर कन्वर्जन से डील करता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में हीट एनर्जी कैसे जनरेट हुई, वो हीट एनर्जी दूसरे फॉर्म में कैसे ट्रांसफॉर्म हुई, वो प्रेशर, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स, एंट्रोपी, एंथैल्पी, गिव्स फ्री एनर्जी के बेसिस पे कैसे वैरी करता है। तो बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स में हम हीट के मोशन को अलग अलग सिनेरियो, अलग अलग कंडीशन में स्टडी करते हैं, दैट इज नोन एज थर्मोडायनेमिक्स। इज इट क्लियर? अब थर्मोडायनेमिक्स में घुसने से पहले हमें कुछ इसके बेसिक टर्म्स क्लियर होने चाहिए। तो बेसिक टर्म्स में सबसे पहला ले लेते हैं सिस्टम। ठीक है। सिस्टम क्या होता है? जिस रीजन में रिएक्शन हो रहा होता है उसे हम सिस्टम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप केमिस्ट्री लैब में रिएक्शन करते हो तो ये आपका टेस्ट ट्यूब है। ठीक है। टेस्ट ट्यूब के अंदर रिएक्शन कर रहे हो तो वो टेस्ट ट्यूब क्या हो गया? आपका सिस्टम। तो जहां पे आपकी प्रोसेस आप कैरी आउट कर रहे हो, दैट इज योर सिस्टम। और जो उसके अलावा पूरा यूनिवर्स है, दैट इज सराउंडिंग। तो जहां पे काम हो रहा है, जहां पे आप रिएक्शन स्टडी कर रहे हो या जहां पे आप चीजों को स्टडी कर रहे हो, दैट इज योर सिस्टम। उसके अलावा जितना भी रीजन बाकी रह गया उसको आप बोलेंगे सराउंडिंग। एंड सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज इक्वल टू, सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज इक्वल टू यूनिवर्स। ओके। तो यूनिवर्स के अंदर अगर आप कोई रिएक्शन कैरी आउट कर रहे हो तो सारी चीजें सराउंडिंग है और जहां पे रिएक्शन कैरी आउट हो रहा है वो सिस्टम है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं क्लासरूम की बात कर रही हूँ, क्लासरूम में मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो क्लासरूम क्या हुआ? सिस्टम या सराउंडिंग? यस, वेरी गुड। सिस्टम। जहां पे प्रोसेस कैरी आउट की जा रही है वो आपका सिस्टम हो गया। और उसके अलावा जितना भी रीजन है पूरे अर्थ पे या पूरे यूनिवर्स में, दैट इज योर सराउंडिंग। एंड सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज नोन एज यूनिवर्स। वेरी सिंपल। ठीक है। तो सिस्टम का लिख सकते हो आप डेफिनेशन, द पार्ट ऑफ यूनिवर्स, द पार्ट ऑफ यूनिवर्स which is under observation, which is under observation, that is known as system. Very good. Now let's come to surrounding. How will you define surrounding? Let's go with the definition given in the textbook. The part of universe other than the system, the part of universe other than the system, other than the system इज नोन एज सराउंडिंग। अब मुझे बताइए बाउंड्री क्या कहलाएगी? जिस रीजन से आप सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करते हैं, दैट इज नोन एज बाउंड्री। यानी कि अगर ये टेस्ट ट्यूब की वॉल को बोलूं तो दिस इज कंसीडर्ड एज बाउंड्री, करेक्ट? द वॉल ऑफ द टेस्ट ट्यूब इज कंसीडर्ड एज बाउंड्री। अंदर का सिस्टम हो गया, वॉल बाउंड्री हो गई, बाहर का सराउंडिंग हो गया, एंड एवरीथिंग टुगेदर इज नोन एज यूनिवर्स। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Okay. Now we will come to next topic, that is, अगर system surrounding clear है तो हमें अब पढ़ना है types of system. ठीक है? So let's start with types of system. Types of system. So हमारे पास सबसे पहला system है open system. ठीक है? अब इसमें हम हर जगह गर्म पानी का पतीला गर्म करेंगे। देखिए कैसे करते हैं।
तो ये आपका गर्म पानी का पतीला, इसमें पानी रखा है, आप नीचे से इसको हीट कर रहे हैं, ऊपर से लिड आपने प्लेस नहीं किया, आप इसको कंटिन्यूअसली हीट कर रहे हैं। कंटिन्यूअसली हीट करेंगे बच्चा तो क्या होगा? कंटिन्यूअसली हीट करेंगे तो क्या होगा, जल्दी से बताइए। कभी पानी उबाला है? वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। यस, वेरी गुड। तो इवेपोरेशन होगा। बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि जो कंटेनर के अंदर मैटर था वो इवापोरेट होगा, और अभी ये चीज हमारी अंडर ऑब्जर्वेशन थी, तो इसे आपने सिस्टम कंसीडर करना था, और बाहर वाली चीजों को सराउंडिंग कंसीडर करना था। तो आप देख रहे हैं कि आपका जो मैटर है दैट इज गेटिंग एक्सचेंज फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग, करेक्ट? वाटर इज मूविंग फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग, एंड इन द सेम वे heat is also moving from system to surrounding. So basically we can say that open system is that system in which there is exchange of both matter and energy. ठीक है, मैटर एंड एनर्जी दोनों का एक्सचेंज हो तो सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम में कोई डाउट है किसी को? जल्दी से बता दीजिए। नहीं मैम। नो मैम। Now let's come to closed system. अच्छा, मुझे अब एग्जाम्पल पूछ लूं, अगर मैं अपनी बॉडी की बात कर रही हूँ या आपकी बॉडी की बात कर रही हूँ, तो हमारी बॉडी ओपन सिस्टम है या क्लोज सिस्टम है? बताइए, जल्दी से बताइए। ओपन सिस्टम। वेरी गुड, हमारी बॉडी ओपन सिस्टम है। वी आर कंटिन्यूअसली एक्सचेंजिंग हीट विद द सिस्टम एंड सराउंडिंग। ये हमारा सिस्टम है, ये सराउंडिंग है, तो इन दोनों के बीच में कंटिन्यूअसली हीट एक्सचेंज होता है। कंटिन्यूअसली वी आर केपेबल ऑफ एक्सचेंजिंग मैटर ऑल्सो, यू नो दैट। इन द मॉर्निंग यू एक्सचेंज मैटर, व्हेन यू ब्रीथ यू एक्सचेंज मैटर, यानी सिस्टम से सराउंडिंग या सराउंडिंग से सिस्टम में एयर एक्सचेंज हो रहा है, सॉलिड वेस्ट एक्सचेंज हो रहा है, फ्लूइड वेस्ट एक्सचेंज हो रहा है। तो योर बॉडी इज बेसिकली एन ओपन सिस्टम। क्लियर? ओके। अगर मैंने कप में चाय रखी है तो वो ओपन सिस्टम है या क्लोज सिस्टम? जल्दी से बताइए। ओपन। वेरी गुड, ओपन है। तो भैया तुम लोगों को ओपन सिस्टम क्लोज सिस्टम क्लियर है ना? अरे क्लोज सिस्टम तो बताया नहीं। लेट्स कम टू क्लोज्ड सिस्टम। अब क्लोज सिस्टम में क्या हो रहा है? मैं इसे हीट तो कर रही हूँ कंटेनर के अंदर पानी को, लेकिन मैंने ऊपर से लिड प्लेस कर दिया है। अब बताइए, अब क्या मैटर एक्सचेंज कर पाएगा सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में? नहीं। ठीक है, मैटर एक्सचेंज नहीं कर पाएगा, लेकिन हीट एक्सचेंज हो पाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं ये बर्नर हटा दूं और मैं उस पतीले को ऐसे ही ढक के रख दूं तो थोड़े टाइम बाद वो ठंडा हो जाएगा, करेक्ट? ठंडा हो जाएगा मतलब वहां से हीट एनर्जी सिस्टम से सराउंडिंग में पास ऑन हुई है, करेक्ट? यस मैम। ठीक है, Yes, तो उस ma'am. सिस्टम को आप क्या बोलेंगे? क्लोज्ड सिस्टम। समझ गए? क्लोज सिस्टम क्लियर है? Yes. The system in which there is exchange of only energy. The system in which only energy exchange takes place. ठीक है, वेरी गुड। अब आप बोलोगे मैम आपने दोनों कंडीशन बता दी, पर मान लीजिए कि मुझे दोनों ही एक्सचेंज नहीं करना है, तो ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। क्या बोलते हैं बच्चा? आइसोलेटेड सिस्टम। अब आइसोलेटेड सिस्टम कैसा होता है और क्या ये प्रैक्टिकल लाइफ में पॉसिबल है? तो भाई आइसोलेटेड सिस्टम नाम से ही पता चल रहा है कि ना हम एनर्जी एक्सचेंज करना चाहते हैं, ना हम मैटर एक्सचेंज करना चाहते हैं। यानी कि अगर किसी चीज को गर्म की है तो वो गर्म ही रहनी चाहिए, किसी चीज को ठंडा करके रखा है तो वो ठंडा ही रहना चाहिए। यानी कि इन शॉर्ट एक आइसोलेटेड सिस्टम में ना हीट एक्सचेंज होता है ना मैटर एक्सचेंज होता है, और ये 100% आइसोलेटेड सिस्टम जनरेट करना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। थोड़े टाइम ड्यूरेशन के लिए आइसोलेटेड सिस्टम आप मेंटेन कर सकते हो, वो भी किसके अंदर? तो लेट्स टॉक अबाउट थर्मो फ्लास्क। ठीक है, मिल्टन के वो जो बॉटल्स आते हैं जिसके अंदर आप गर्म चाय या फिर गर्म पानी स्टोर करके रखते हैं, तो वो the whole day it will maintain that temperature, क्योंकि हीट एक्सचेंज अलाउ नहीं कर रहा वो, और ना ही वो मैटर एक्सचेंज अलाउ कर रहा है। तो फॉर वन डे इट बिहेव्स लाइक एन आइसोलेटेड सिस्टम। और यू टॉक अबाउट समथिंग विच यू हैव केप्ट इनसाइड फ्रीजर। ठीक है, तो फ्रीजर के अंदर रखते हो तो भैया वहां से भी ना मैटर ना हीट एनर्जी एक्सचेंज हो रही है। दैट इज मेंटेन एट अ कंसिस्टेंट आइसोलेटेड सिस्टम, जहां पे हीट और मैटर दोनों एक्सचेंज नहीं हो रहा है।
तो ये कंडीशंस हो गए। आइसोलेटेड सिस्टम भी क्लियर है आपको? जल्दी से बताइए। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Isolated system में you can write neither energy nor matter exchange takes place. Nor matter exchange takes place. Correct? Very good. That is your isolated system. ठीक है, thermoflask हो गया आपका, फिर refrigerator, all these examples you can give. Okay, चलिए, now we will move to next slide. और अब हमें बात करनी, एक और भी सिस्टम्स हैं, ऐसा नहीं है कि इतने, पर ये 3 मेजर सिस्टम आपके एनसीईआरटी में मेंशन किए हुए हैं, ठीक है, वो हमने खत्म कर लिए। नाउ वी विल मूव टू स्टेट्स ऑफ द सिस्टम। ठीक है, अगला टॉपिक है आपके एनसीईआरटी में स्टेट्स ऑफ सिस्टम। अब आप बोलोगे मैम हमने तो 3 स्टेट पढ़े हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, बट ये 3 स्टेट की हम बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं स्टेट ऑफ मैटर या स्टेट ऑफ सिस्टम। मतलब आइदर इट कैन बी स्टेट फंक्शन और इट कैन बी पाथ फंक्शन। ठीक है, अब ये स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन कौन हो सकता है? तो भाई जितनी भी हम प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, जैसे नंबर ऑफ मोल्स हो गया, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, और यू टॉक अबाउट डेंसिटी हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, ये जितनी भी प्रॉपर्टीज जो आप पढ़ते हैं उनका एक स्टेट होता है, या तो वो स्टेट फंक्शन होते हैं या वो पाथ फंक्शन होते हैं। अब आप पूछेंगे मैम ये स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन किस चीज का नाम है? तो बच्चा स्टेट फंक्शन वो होता है, ठीक है, जो सिर्फ ये देखिए, ये इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन है। ठीक है, तो ये आपका इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन है, और ये यहां तक पहुंचने का रास्ता है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आप स्टार्टिंग लाइन पे, ध्यान से समझिएगा, आप स्टार्टिंग लाइन पे हैं, ठीक है, आप स्टार्टिंग लाइन से सीधा सीधा जाके फाइनल पोजीशन पे पहुंच गए। कुछ बच्चे देखिए ऐसे घूम 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 के फाइनल पोजीशन पे पहुंचे, कुछ बच्चे और अलग तरीके से घूम घूम के फाइनल पोजीशन पे पहुंचे। ठीक है, तो 3 तरह के स्टूडेंट मिले मुझे, लेकिन एट द एंड क्या मैटर करता है? एट द एंड ये मैटर करता है कि भैया इनिशियल से वो फाइनल पोजीशन पे पहुंच गया। ठीक है, तो जो प्रॉपर्टीज सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करती हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द पाथ फॉलोड, पाथ क्या फॉलो किया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इनिशियल से फाइनल पोजीशन पे पहुंचा वो मैटर करता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास ये तालाब है, लेक है, ठीक है, लेक का वॉल्यूम इनिशियली था V1, ठीक है, आपने लेक के अंदर पानी भरा, चाहे आप उसे ट्यूबवेल से भरे या फिर आप सी वाटर से भरे या फिर आप रेन वाटर से भरे, डज इट मैटर? डज इट मैटर? आप वॉल्यूम में क्या मेजर करते हैं? आप उसका इनिशियल स्टेट देखते हैं और फाइनल स्टेट देखते हैं। आपको इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि भैया पानी किससे भरा था, आपने सी वाटर से भरा था, ट्यूबवेल से भरा था, रेन वाटर से भरा था, या फिर किसी और तरीके से भरा था। तो ऐसी प्रॉपर्टीज जो सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करती हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द पाथ फॉलोड, उसे किस तरह का पाथ लिया गया वहां तक पहुंचने के लिए, उससे कोई मतलब नहीं है। दोस प्रॉपर्टीज आर नोन एज स्टेट फंक्शन। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Okay. Yes, State ma'am. function is the properties which depends on the properties which depends on only initial and final state, irrespective of the path followed, ठीक है, तो अब तक आपको पता ही चल गया होगा कि जो वॉल्यूम है आपका वो कैसा है, स्टेट फंक्शन है। और भी प्रॉपर्टीज है, अगर मैं एग्जांपल के तौर पे लूं तो प्रेशर में भी आपने अभी 5th चैप्टर पढ़ा है स्टेट्स ऑफ मैटर, तो उसमें भी आप P1 P2 करते हो, V1 V2 करते हो, टेम्परेचर T1 T2 करते हो। तो प्रेशर ले लीजिए, टेम्परेचर ले लीजिए, वॉल्यूम ले लीजिए, इंटरनल एनर्जी अभी हम आगे पढ़ेंगे, इस चैप्टर में आता है इसलिए हम उसे मेंशन कर लेंगे, जिसे E से डिनोट करते हैं या फिर U से डिनोट करते हैं। ठीक है, गिव्स फ्री एनर्जी ले लीजिए, एंथैल्पी ले लीजिए, तो ऑल दीज, या एंट्रोपी ले लीजिए, ऑल दीज आर स्टेट फंक्शंस। आई होप यू आर क्लियर। नाउ लेट्स कम टू पाथ फंक्शन।
अब सीधी सी बात है, उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट होगा इसका डेफिनेशन। द प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलोड टू रीच फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल स्टेट। इनिशियल से फाइनल पोजीशन पे कैसे पहुंचे वो मैटर करता है। दोज प्रॉपर्टीज आर नोन एज पाथ फंक्शन बच्चा। सो राइट डाउन द properties which depends on path through which system is achieved, ठीक है। और इसके अंदर आते हैं हमारे हीट और वर्क डन, ठीक है। तो ये मेंशन कर लीजिए एग्जाम्पल की तरह। हीट को हम हर जगह Q से डिनोट करेंगे एंड वर्क डन काम कैसे किया गया है। वर्क डन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये पाथ फॉलोड पे डिपेंड करता है। सो वर्क डन यानी W से डिनोट करते हैं तो वो आपका पाथ फंक्शन हो गया। यहां तक सबको क्लियर है? स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन, एनी डाउट? No, ma'am. Yes? Okay. So now we can come to extensive and intensive properties. Let's check out. We will take one more condition, that is extensive and intensive properties. Extensive and intensive properties. Okay. Let's talk about first extensive property. So property of the system which depends upon amount of substance, है ना? Extensive which depends upon amount of substance, used. ठीक है, इसका भी एग्जाम्पल देती हूँ, मस्त एग्जाम्पल है। और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज वो होती हैं which do not depends on, can anybody tell me the example for this case? which do not depends on amount of substance. किसी के पास कोई आंसर इस स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए? मैम एक्सटेंसिव में कंबशन आएगा ना? क्या बच्चा? एग्जांपल कंबशन। क्या बोल रहे हो? वो बोल रहा है एक्सटेंसिव में कंडक्शन आएगा। एक्सटेंसिव में कंडक्शन आएगा। कंबशन बोल रहा है। अच्छा कंबशन, ओके कंबशन आएगा। द प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, करेक्ट। हीट ऑफ कंबशन अगर आप बात करते हैं तो कितनी क्वांटिटी में आपने सब्सटेंस लिया था उस पर डिपेंड करेगा। चलिए अभी नॉर्मल एकदम सिंपल एग्जांपल बताती हूँ मैं आपको। मान लीजिए ये आपका कंटेनर है, ठीक है, और इस कंटेनर को मैंने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। ये देखिए दो हिस्सों में डिवाइड करना है हमें इसे, ठीक है, ये देखिए। अच्छा, सो इनिशियली इसका वॉल्यूम कितना था बच्चा? इनिशियली इसका वॉल्यूम था V। इनिशियली कितना वॉल्यूम था इसका? V, ठीक है, और टेम्परेचर था T। अब मैंने कंटेनर को दो हिस्सों में बांट दिया है, तो बताइए फर्स्ट कंटेनर का वॉल्यूम कितना होगा? और दूसरे कंटेनर का वॉल्यूम V2 होगा, करेक्ट है ना? यानी कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस चेंज हुआ तो वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, समझ रहे हो, है ना? मैंने अगर दो हिस्सों में बांट दिया तो जो पहले वॉल्यूम V था अब ये V/2 हो जाएगा और ये भी V/2 हो जाएगा, या फिर V1 V2 बोल लो, ठीक है। लेकिन क्या टेम्परेचर चेंज होगा दोनों केसेस में? नहीं, टेम्परेचर तो कांस्टेंट ही रहेगा ना। दोनों ही केसेस में टेम्परेचर में आपने कोई वेरिएशन नहीं किया तो टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन वॉल्यूम आधा हो जाएगा। यानी कि वॉल्यूम आपकी ऐसी प्रॉपर्टी है जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करती है। तो एग्जांपल इसमें वॉल्यूम ले लीजिए एंड इंटेंसिव में ले लीजिए टेम्परेचर। टेम्परेचर बिल्कुल भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करता। अगर आपके पास बाल्टी भर के पानी है, ठीक है, और आपने ग्लास में पानी लिया है, दोनों सेम सोर्स का वाटर है, तो मुझे बताइए क्या उनका बॉइलिंग पॉइंट वैरी करेगा? अगर एक बूंद पानी है और 1 लीटर पानी है तो क्या उसका बॉइलिंग पॉइंट वैरी करेगा? नहीं, वो बॉयल सेम टेम्परेचर पर होगा। यानी कि वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करता, वो किस पे डिपेंड करता है?
उसकी खुद की प्रॉपर्टी है, उसका हर एक एटम, उसका हर एक मॉलिक्यूल सेम प्रॉपर्टीज दिखाता है इफ यू आर मेंटेनिंग सेम टेम्परेचर। ठीक है, तो वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है। आई होप एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर क्लियर टू यू। यस Yes, ma'am. ठीक है। Yes, तो ma'am. आप नंबर ऑफ मोल्स को क्या बोलेंगे, वो तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करता है ना, नंबर ऑफ मोल्स, है ना। नंबर ऑफ मोल्स ले लीजिए, फिर वॉल्यूम ले लिया आपने, फिर ये इंटरनल एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी एंड एंथैल्पी, ये आगे चल के आएंगे तो मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ। ठीक है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करती, तो भैया टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। भैया अगर आपके पास एक छोटा पीस ग्लास का है या बड़ा पीस ग्लास का है तो इट डजंट गोइंग टू चेंज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी सेम रहेगा। तो ये हो गई आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। चाहे आप पीएच की बात कर ले, बताइए लेमन आपने एक बूंद लिया है या फिर पूरा ग्लास भर के लिया, पीएच चेंज होगा उसका? नहीं. So that's all about extensive and intensive property. We can move further and we will talk about processes, different types of processes. Okay, let's take it up. ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक होगा बच्चा, ठीक है। We are going to talk about process. ठीक है, अब कितनी तरह की प्रोसेस होती हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस की। कौन सी प्रोसेस की? आइसोथर्मल प्रोसेस। आप पढ़ चुके हैं कि आइसोथर्मल में टेम्परेचर आप कांस्टेंट रखते हैं, करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे टी आपका कांस्टेंट होगा। तो मुझे बताइए कि अगर मैं डेल्टा टी लेती हूँ यानी चेंज इन टेम्परेचर T2 माइनस T1, तो वो क्या होगा? क्या होगा? T2 माइनस T1 विल बी, अरे बोलो, जीरो। वेरी गुड। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो चेंज कहां से निकालोगे उसका, समझ रहे हो? T1 और T2 दोनों सेम होगा तो जीरो ही होगा ना। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, कांस्टेंट टेम्परेचर अगर आपको मेंटेन करना है, ठीक है, अगर कहीं पे भी आपको कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन करना है बच्चा, तो या तो आपको आइदर यू हैव टू सप्लाई हीट, ठीक है, और रिमूव हीट। ठीक है, यानी कि अगर आपके पास एक सिस्टम है, फॉर एग्जांपल अगर मैं रेफ्रिजरेटर की बात कर रही हूं, ठीक है, तो रेफ्रिजरेटर में अगर आपको कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन करना है तो आप उसे कंटिन्यूअसली एक फॉर्म में एनर्जी सप्लाई कर रहे हो, करेक्ट। मुझे ये बताइए, अगर आपने सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टॉप कर दी तो क्या वो कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। अगर मैं एयर कंडीशनर की बात करूं तो एयर कंडीशनर को अगर रूम में कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन करना है तो उसे हीट एनर्जी किसी ना किसी फॉर्म में मिलनी चाहिए, या तो आपको सप्लाई करनी पड़ेगी या फिर वहां से बाहर निकालनी पड़ेगी, तभी आप एक कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको आइसोथर्मल कंडीशन या टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन करना है तो उसके लिए या तो आपको कंटिन्यूअसली हीट एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी या कंटिन्यूअसली आपको हीट एनर्जी रिमूव करनी पड़ेगी, तब जाके आप एक आइसोथर्मल कंडीशन मेंटेन कर सकते हैं। समझ गए? यस मैम. अच्छा, अगर प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो हीट इवॉल्व होगी, ठीक है। प्रोसेस अगर एक्सोथर्मिक है तो आपकी हीट एनर्जी इवॉल्व होगी यानी एंथैल्पी उसकी नेगेटिव होगी। और अगर आपका एंडोथर्मिक प्रोसेस है यानी कि आपने हीट गेन किया है तो एंथैल्पी आपकी पॉजिटिव होगी। समझ रहे हो? हीट इवॉल्व तो नेगेटिव, हीट एब्सॉर्ब तो पॉजिटिव, पहले भी पढ़ा है आपने, ठीक है। ओके, now we will come to the next okay, if I ask you few example, let's take one example for this case. हाँ, white लिया ना मैंने। okay, so if I am talking about H2O in solid state, ठीक है, और अगर मैं H2O को liquid state में लेके जा रही हूँ तो प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगी या एंडोथर्मिक? जल्दी बताइए। एंडोथर्मिक. वेरी गुड। तो डेल्टा H विल बी पॉजिटिव इन दिस केस एंड लिक्विड से सॉलिड में जा रहे हो तो वो एक्सोथर्मिक होगी। तो आई होप आप पॉजिटिव नेगेटिव साइन का वेरिएशन समझ गए होंगे आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। चलिए, ठीक है, अब मुझे ये बताइए, क्या मैं आइसोथर्मल प्रोसेस आइसोलेटेड कंडीशन में मेंटेन कर सकती हूँ? अगर मेरे पास आइसोलेटेड सिस्टम है
तो क्या मैं ये प्रोसेस कैरी आउट कर पाऊंगी? क्वेश्चन मार्क। नहीं। नो मैम। नहीं कर पाओगे ना, क्योंकि इसमें किसकी जरूरत है? कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए वी हैव टू एक्सचेंज हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, आइदर वी हैव टू गेन और वी हैव टू लूज। आइसोलेटेड सिस्टम में हीट एंड मैटर एक्सचेंज दोनों नहीं होता है, समझ रहे हो ना? तो भाई आइसोथर्मल प्रोसेस कैन नॉट बी कैरीड आउट इन आइसोलेटेड सिस्टम, मार्क इट एज अ पॉइंट। क्लियर है? यस मैम। Okay, now let's come to isobaric and isochoric process. आपने इसे ग्राफ के फॉर्म में पिछले चैप्टर में पढ़ा है, तो इतना डिफिकल्ट नहीं लगेगा। ठीक है, तो लेट्स टॉक अबाउट आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या कांस्टेंट होगा बच्चा? जल्दी से बताइए। आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट, तो आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट होना चाहिए वॉल्यूम आपका। कांस्टेंट ठीक है, होगा। तो यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट रखने के लिए, वॉल्यूम कांस्टेंट कब होता है बताओ? पतीले में पानी रखा है, ठीक है, आपके पास तीन प्रोसेसेस है ना, तीन सिस्टम है ना, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। तो मुझे बताइए, अगर मुझे वॉल्यूम कांस्टेंट मेंटेन करना है, यानी कि डेल्टा वी मेरा 0 होना चाहिए या डीवी आपका 0 होना चाहिए, तो ये किस कंडीशन में मैं मेंटेन कर पाऊंगी? क्लोज सिस्टम में। वेरी गुड, वेरी गुड हर्ष। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या कंडीशन मेंटेन करनी पड़ेगी? क्लोज्ड सिस्टम, तभी मैं एक कांस्टेंट वॉल्यूम मेंटेन कर सकती हूँ, नहीं तो वॉल्यूम सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एक्सचेंज हो जाएगा। समझ गए? आइसोकोरिक। ठीक है, यस मैम। अब हम आते हैं आइसोबारिक प्रोसेस। ठीक है, आइसोबारिक प्रोसेस। यस, अब आइसोबारिक प्रोसेस में क्या कांस्टेंट रखते हैं आप? जल्दी से बताइए, तो सिंपल है, जल्दी करो रे। प्रेशर। प्रेशर कांस्टेंट होगा आपका, यानी कि डेल्टा P इज इक्वल टू 0 या फिर dP इज इक्वल टू 0। अब आइसोबारिक प्रोसेस मेंटेन करने के लिए कुछ नेसेसरी कंडीशन क्या रखें? अरे भाई, हमारे पूरे एटमॉस्फेयर का कांस्टेंट प्रेशर है, कितना है? 1 atm। 1 atm है ना, हमारी पूरी सराउंडिंग का एक कांस्टेंट प्रेशर है 1 atm इफ वी आर एट द सी लेवल, नॉट आई एम टॉकिंग अबाउट द माउंटेन लेवल। ठीक है, तो एक कंसिस्टेंट 1 atm प्रेशर कंडीशन मेंटेन है, यानी कि मैं आइसोबारिक प्रोसेस को क्या ओपन सिस्टम में अचीव कर सकती हूँ? जल्दी से बताइए। यस। वेरी गुड। Yes, So ma'am. this can be maintained in open container या open system also. ठीक है, open system या open container, whichever you would like, you can write. Okay, एक और प्रोसेस है लास्ट, दैट इज एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, अब एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होती है, नाम से पहले बता देती हूँ। तो भाई जब भी, यस यस बच्चा, देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट। देखिए, ये आपका सिस्टम है, ये वॉल है या बाउंड्री बोल दिया आपने, और ये आपका सराउंडिंग है, करेक्ट? ये सराउंडिंग हो गया और ये आपका सिस्टम है, करेक्ट? अब मुझे ये बताइए कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में अगर मुझे हीट एक्सचेंज अवॉइड करनी है, तो यहां पर मैंने एडियाबैटिक वॉल प्लेस किया है। ठीक है, यानी कि एक एडियाबैटिक प्रोसेस वो होती है जिसमें आप हीट एक्सचेंज बिल्कुल नहीं कर सकते। हीट कैन नॉट बी एक्सचेंज्ड। हीट क्या होता है? Q। हीट को किससे डिनोट करते हैं? Q से, यानी कि Q आपका 0 होगा, या डेल्टा Q आपका 0 होगा। सिस्टम से सराउंडिंग में या सराउंडिंग से सिस्टम में हीट एक्सचेंज आप नहीं कर सकते। तो मुझे ये बताइए, क्या मैं एडियाबैटिक प्रोसेस आइसोथर्मल कंडीशन में कैरी आउट कर सकती हूँ? कैन आई कैरी आउट एडियाबैटिक प्रोसेस इन Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस। यस मैम। हाई, नो मैम। चलो देखते हैं क्या था आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में आपको या तो हीट सप्लाई करनी पड़ती है या हीट रिमूव करना पड़ता है। और एडियाबैटिक प्रोसेस क्या बोल रहा है? देयर शुड बी नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो क्या मैं एडियाबैटिक प्रोसेस को आइसोथर्मल कंडीशन में कैरी आउट कर सकती हूँ? No, ma'am. No, ma'am. नो होना चाहिए आंसर आपका। ओके,
it cannot be carried out. Isothermal condition cannot be maintained under adiabatic process. I hope you are clear. ठीक है, अच्छा, तो अब हम आगे बढ़ते हैं. Let's move to cyclic process. And cyclic process क्या होती है? जो इनिशियल जहां से स्टार्ट किया था वही फाइनल पे आ जाए, तो वो हमारा क्या बात है. येलो लेते हैं. ये थोड़ा चैप्टर ऐसा है कि मैं चाहती हूँ अच्छे से समझो, तो मैं भी थोड़ा पेशेंस से समझाऊंगी आपको, क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत ही बेसिक है, 12th में भी काम आएगा, फ्यूचर में क्योंकि साइंस स्ट्रीम लिया है तो जिस स्ट्रीम में भी जाओगे थर्मोडायनेमिक्स आपको पढ़ना ही पड़ेगा. आइदर यू गो फॉर engineering first year full thermo, you go in medical, then also thermodynamics is very important because they will talk about your body system related to thermodynamics. If you are going for BSc, MSc or any such kind of degree, then also thermodynamics is important. If you will talk about physics, तो physics में भी आपको thermodynamics दोबारा पढ़ना पड़ेगा. ठीक है, और थोड़ा केमिस्ट्री और फिजिक्स का थर्मोडायनेमिक्स थोड़ा सा अलग है. स्टार्टिंग का ये सारा पार्ट सेम होगा बट थोड़ा सा अलग है. ठीक है, तो भैया साइक्लिक प्रोसेस क्या होती है? ठीक है, साइक्लिक प्रोसेस वो होती है बच्चा, द प्रोसेस इन विच इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ सिस्टम आर सेम. मैंने यहां से स्टार्ट किया, घर से स्कूल गई, लेकिन वापस घर पर आ गई, तो ये साइक्लिक प्रोसेस हुआ. वेयर द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट इज सेम. Final state is same. ठीक है, that is known as your cyclic process. Okay, cyclic process में change in state function 0 होगा या उसकी कोई वैल्यू होगी? जल्दी बताओ. 0 होगा. 0 होगा. वेरी गुड, वेरी गुड. तो भैया स्टेट फंक्शन इनिशियल और फाइनल पाथ पे डिपेंड करता है, तो इनिशियल फाइनल स्टेट अगर सेम है तो यहाँ पे आपका स्टेट फंक्शन की वैल्यू 0 होगी. बहुत ही बढ़िया. व्हाट अबाउट पाथ फंक्शन? पाथ फंक्शन 0 होगा या नहीं होगा? नहीं मैम, उसकी वैल्यू होगी. Yes, it will possess value क्योंकि path followed is important. Cyclic process initial final state same है, लेकिन path function क्या determine करता है कि किस तरह से आपने वो process को achieve किया है. तो मैं स्कूल से घर आने के बीच में मैं गई हूँ गार्डन के अंदर, मैं गई हूँ म्यूजियम के अंदर, तो भाई वो चीजें इंक्लूड होंगी. तो पाथ पे डिपेंड, पाथ फंक्शन जो पाथ पे डिपेंड करता है तो वो तो वैल्यू देगा ही, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हम साइक्लिक प्रोसेस में वही चीजें करें जो हम जाते वक्त किए थे या आते वक्त किए थे. हम कुछ अलग भी कर सकते हैं. एट द एंड सेम जगह पे पहुंचना है. ठीक है, अलग अलग रास्ते से पहुंचो तो भी कोई दिक्कत नहीं है. ओके, last we can come to reversible and irreversible process. Reversible and irreversible process. चलिए तो स्टार्ट करते हैं रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस से. यस, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या डिफरेंस है, और इसके लिए मैंने आपको एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल दिया था, इफ यू कैन रिकॉल, कि हमारे पास 2 तरह के स्टूडेंट्स हैं. एक बहुत ही अच्छा बच्चा, वैसे अच्छा बच्चा सारे बच्चे ही अच्छे होते हैं, मैं फील्ड की बात कर रही हूँ कि अगर उसको पढ़ाई में इंटरेस्ट है तो मान लीजिए कि हम एक पढ़ाई में अच्छे वाले बच्चे की बात कर रहे हैं फिलहाल. ठीक है, तो देखिए हमारे पास 2 तरह की प्रोसेसेस हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस. मैंने आपको सिचुएशन दी कि एक वो बच्चा है जो रोज थोड़ी 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 पढ़ाई करता है. रोज थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करने से फायदा क्या होता है? उसका फर्स्ट चैप्टर और उसके लास्ट चैप्टर के बीच में इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है, यानी वो फर्स्ट चैप्टर भी अच्छे से उतना ही अच्छे से याद रख पाता है जितना लास्ट चैप्टर याद रख पाता है, क्योंकि वो कंटिन्यूअसली स्मॉल स्मॉल पोर्शन में रिविजन करता रहता है. ठीक है, तो ऐसी प्रोसेसेस जिसमें छोटे छोटे स्मॉल स्टेप चेंजेस करके आप प्रोसेस को रिवर्स कर सकते हैं, उसे कहा जाता है रिवर्सिबल प्रोसेस. बात समझ में आ रही है क्या कहा मैंने?
जब आप छोटे 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 स्मॉल स्टेप में चेंजेस करके अगर रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में लेकर जा सकते हैं तो ऐसे प्रोसेसेस को रिवर्सिबल प्रोसेस कहा जाता है। बात समझ में आई? Yes, ma'am. ओके अगर मैं यही चीज इरिवर्सिबल में बोलूं तो ये वो बच्चा है जो एंड मोमेंट पे पढ़ता है, ठीक है, पढ़ता है, बहुत अच्छे से पढ़ता है, लेकिन बीच बीच में छोटे छोटे रिविजन्स नहीं करता है। तो क्या सिंगल स्टेप में आपसे मैं मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई आपको फर्स्ट चैप्टर का कोई क्वेश्चन याद है तो क्या आपको याद होगा? If you are not studying or if you are not making small changes every day, and if you are on 7th chapter right now, if I'm asking you something from the first chapter, there will be no equilibrium established between first and last chapter, क्योंकि आप क्या करते हो, एग्जाम में जितना आता है उतना ही पढ़ते हो, समझ रहे हो? तो आपका रिवर्सिबल प्रोसेस बहुत ही डिफिकल्ट होगा, समझ रहे हो? यस और नो? Yes, ma'am. ठीक है, तो अगर ये मैंने एग्जांपल इसलिए दिया ताकि आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहे। तो रिवर्सिबल प्रोसेस आर दोज प्रोसेस व्हिच कैन बी रिवर्स्ड बाय ब्रिंगिंग स्मॉल चेंजेस, है ना, रिवर्स RSED, रिवर्स्ड बाय स्मॉल चेंजेस, और स्मॉल स्टेप्स लेकर हम स्मॉल चेंजेस से उसको रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है। प्रोसेसेस व्हिच कैन नॉट बी रिवर्स्ड बाय स्मॉल चेंजेस, प्रोसेसेस व्हिच कैन नॉट बी रिवर्स्ड बाय स्मॉल चेंजेस। अब मुझे ये बताइए, बेस्ड ऑन द डेफिनेशन व्हाट कैन यू अकाउंट फॉर द इक्विलिब्रियम स्टेट? क्या ये बच्चा हमेशा इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा, रिवर्सिबल वाला, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, फर्स्ट चैप्टर और लास्ट चैप्टर के बीच में? ही विल ऑलवेज मेंटेन इक्विलिब्रियम, क्योंकि वो छोटे छोटे स्टेप में थोड़े थोड़े अमाउंट में रोज करता है, थोड़े अमाउंट में रिविजन रोज करता है। तो कभी भी मैं उठा के उसको पीछे के चैप्टर का कुछ भी पूछूंगी उसको आएगा, यानी कि वो आगे के चैप्टर और पीछे के चैप्टर के साथ प्रॉपर इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रहा है, समझ रहे हो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो हम रिवर्सिबल के लिए बोल सकते हैं कि भैया ये क्या करता है, इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है एनी पॉइंट ऑफ टाइम, किसी भी समय में उठा के पूछ लो, अभी भी उठा के पूछ लो तो उसका इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा फर्स्ट चैप्टर एंड लास्ट चैप्टर के लिए। तो वी कैन से इक्विलिब्रियम इज ऑलवेज मेंटेन्ड एट एनी स्टेप, ठीक है, मेंटेन्ड एट एनी स्टेप। एंड इरिवर्सिबल में क्या वो इक्विलिब्रियम मेंटेन कर सकता है? बताइए जल्दी से। नहीं कर सकता। यस, वेरी गुड। तो इस केस में इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड ओनली एट इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, अटेन्ड ओनली एट इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, ठीक है। चलो बहुत ही बढ़िया। तो मुझे ये बताइए कि मैथमेटिक्स के टर्म्स में अगर मुझे छोटे छोटे चेंजेस को एड अप करना है तो मैं क्या यूज करती हूँ? इफ आई वांट टू ऐड स्मॉल चेंजेस, अरे व्हाट आई एम सेइंग इज, यस, व्हाट आई एम सेइंग इज, अगर आपको छोटे छोटे चेंजेस ऐड करने हैं तो आप क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे ना, इंटीग्रेशन। वेरी गुड, वेरी गुड। तो रिवर्सिबल प्रोसेस में हमें इंटीग्रेशन का प्रोसेस यूज करना पड़ेगा, इरिवर्सिबल में इंटीग्रेशन यूज नहीं होगा। चलिए बहुत ही अच्छी बात है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। यहाँ से वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, जब हम इसका डेरिवेशन करेंगे तब आपको ये चीज ध्यान होनी चाहिए। चलिए आ जाते हैं अब। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट, 1 minute, yes, here it is, ओके बच्चा, लेट्स टॉक अबाउट हीट एंड वर्क डन, ताकि हम आगे के कॉन्सेप्ट्स उसके हिसाब से कर सके। आई ओ प्लीज मूव दिस विंडो अवे फ्रॉम शेयर एप्लीकेशन। ओके, पे अटेंशन हियर, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वर्क एंड हीट, ठीक है। वर्क डन को आप W से रिप्रेजेंट करेंगे, हीट को आप Q से रिप्रेजेंट करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो भैया ये हमारे पास पिस्टन है, अब पिस्टन में कौन से शेप में बनाऊं?
ये लो, अयो नहीं गंदा दिखेगा ये, ठीक है, तो मैं पिस्टन ऐसे ही बना लेती हूँ। ओके, ये आपका पिस्टन है, ठीक है, पिस्टन यानी कि जिसमें इंजेक्शन देते हैं ना हम। अच्छा, अब ये देखिए यहाँ पे ये पिस्टन का वो नोजल, ये पिस्टन है, ये इंजेक्शन है, और यहाँ पे हम प्रेशर लगा रहे हैं, जो बाहर से प्रेशर लगाएंगे उसे कहा जाएगा पी एक्सटर्नल, और यहाँ तक हमें इस पिस्टन को लेकर जाना है। ध्यान से देखिएगा, इनिशियली ये इस पोजीशन पर है, जब ये इस पोजीशन पर है तो वॉल्यूम कितना होगा V1। जब आप इसको प्रेस करके L लेंथ मूव कर लोगे, ठीक है, L लेंथ मूव कर लोगे तो आपका पिस्टन यहाँ पर आ जाएगा, और तब आपका वॉल्यूम कितना हो जाएगा V2। बात समझ में आ रही है? यस, Yes, ma'am. ओके, वेरी गुड। तो भाई हमें पता है कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया, करेक्ट? ओके, एंड वी ऑल्सो नो दैट अगर मैं इसे फोर्स के टर्म्स में लिखूं तो प्रेशर इनटू एरिया हो जाएगा, करेक्ट? यस, एंड यू ऑल्सो नो Yes. दैट वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, करेक्ट? तो मैं फोर्स की जगह क्या लिख सकती हूँ, P इंटू ए, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है dl डिस्टेंस का, ठीक है, तो हम यहाँ पर L लिख लेते हैं, L डिस्टेंस से मूव हुआ है, स्मॉल डिस्टेंस L, तो एरिया इंटू लेंथ कितना हो जाएगा, एरिया इंटू अगर आप थर्ड साइड उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या बन जाएगा बच्चा, बताओ? अरे भाई लेंथ इंटू ब्रेथ, वॉल्यूम। हाइट क्या होती है, वॉल्यूम होता है ना, एंड L इंटू बी क्या होता है, एरिया होता है, तो कोई भी थर्ड पैरामीटर उससे मल्टीप्लाई करोगे तो वो वॉल्यूम निकल के आएगा। बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे ये जो प्रेशर अप्लाई कर रहे हो दैट इज P एक्सटर्नल, ठीक है, तो इस P को मैं एक्सटर्नल लिख लेती हूँ, A इंटू एल दैट इज वॉल्यूम, वॉल्यूम आपका चेंज हो रहा है इसीलिए मैं यहाँ पे डेल्टा V मेंशन कर रही हूँ। अब जरा ध्यान से देखिए, अगर मैं डेल्टा V लिखती हूँ दैट मीन्स V2 माइनस V1, करेक्ट? यस और नो? Yes. अब मुझे बताइए V2 छोटा है या V1 छोटा है इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में कौन छोटा है? V2। V2 इज स्मॉलर, तो आपको पता है कि डेल्टा V की वैल्यू आपकी कैसी आने वाली है, नेगेटिव, करेक्ट? तो हम इसे इस तरह से मेंशन करते हैं, वर्क डन इज इक्वल्स टू माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V, गेटिंग इट? तो ये हो Yes, गया ma'am. वर्क डन का फॉर्मूला। अच्छा, बहुत ही बढ़िया। तो ये जनरल केस आपसे डिस्कस किया मैंने। अब इसी में ऐसा भी पॉसिबिलिटी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि हर बार आप गैस को कंप्रेस ही कर रहे हैं, कई बार आप गैस को एक्सपांड भी करते हैं, ठीक है, मतलब पिस्टन जरूरी नहीं आप अंदर ही हमेशा मूव करें, इट कैन बी पुश्ड आउटसाइड, गेटिंग इट? तो भाई आपका गैस कंप्रेस भी हो सकता है, आपका गैस एक्सपांड भी हो सकता है, समझ रहे हो? Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. you will see both the cases। ये जनरल केस है, यहाँ पे मैं कोई भी एक्सपांशन या कंप्रेशन की बात नहीं करूंगी, दिस इज जनरल फॉर्मूला। अब हम कंप्रेशन और एक्सपांशन दोनों सेपरेटली देखेंगे। इन जनरल वर्क डन को इसी तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है थर्मोडायनेमिक्स में विद द नेगेटिव साइन विद द P एक्सटर्नल। ओके, नाउ वी विल टेक स्पेशल केस फॉर कंप्रेशन एंड एक्सपांशन, लेट्स चेक आउट। ये देखिए, सो वी विल टॉक अबाउट फर्स्ट एक्सपांशन, ठीक है? जब आप एक्सपांशन कर रहे हो बच्चा तो डेल्टा V इज यू नो दैट V फाइनल माइनस V इनिशियल होगा, करेक्ट है ना? और क्योंकि एक्सपांशन हो रहा है तो ये अगर आपका पिस्टन है जो कि इनिशियली वॉल्यूम V1 पे था, तो अगर आपका गैस एक्सपांड हो रहा है तो वो कहाँ पे जाएगा, वॉल्यूम V2 पे, करेक्ट? तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं V फाइनल को V2 कंसीडर करना, तो यहाँ पे डेल्टा V आपका पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, जल्दी से बताइए। Positive. पॉजिटिव। वेरी गुड, डेल्टा V आपका इस केस में पॉजिटिव आएगा, बहुत ही बढ़िया। अब मैं वर्क डन वाला जनरल फॉर्मूला यूज करूंगी, सो दैट इज माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V, ठीक है? अब ये P एक्सटर्नल, ये नेगेटिव साइन मूव मत करना, इसीलिए मैंने बोला वो डेरिवेशन अलग है,
बाकी सारी कंडीशन आप उसके बाद अप्लाई करोगे एक्सपांशन एंड कंप्रेशन की। तो हमारे पास P एक्सटर्नल है, डेल्टा V की बात कर रहे हैं आप, तो यस ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो फाइनली आपको वर्क डन क्या मिलेगा? वर्क डन क्या मिलेगा बच्चा? ये तो डिपेंड करेगा ना कि आपका डेल्टा V जो है, अगर V2 माइनस V1 आपका पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव वैल्यू और ये नेगेटिव वैल्यू, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव होगा। अयो कुछ गड़बड़ी की क्या मैंने? यस मैम होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, यार यहाँ नेगेटिव होगा, लग रहा है नेगेटिव होगा। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा ना। हाँ हाँ मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, सॉरी, हाँ, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, करेक्ट। तो फाइनली आपका वर्क डन आपका पॉजिटिव आ जाएगा। अब यहां से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिली, ये हम साइन कन्वेंशन प्रूव कर रहे हैं वर्क डन का ड्यूरिंग एक्सपांशन। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू राइट वर्क डन बाय गैस। अगर गैस कोई काम कर रहा है या फिर वर्क डन ऑन द सिस्टम की बात कर रहे हो, अगर सिस्टम पे काम किया गया है तो वर्क डन ऑन द सिस्टम को हमेशा आपको पॉजिटिव लेना है, यानी वर्क डन आपका हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, तो साइन कन्वेंशन में वर्क डन को आप हमेशा पॉजिटिव लेंगे। समझ गए? Yes, ma'am. ओके, यस मैम, let's come to compression. Okay, compression, yes. Okay, yes, so we will talk about compression now. ठीक है, अब इसके अंदर भी भैया कुछ मुझे अभी भी डाउटफुल ही लग रहा है बेटा। यहाँ पे एक्सपांशन जो हमने पढ़ा, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव, अगर ये पॉजिटिव आ रहा था तो पॉजिटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव होना चाहिए ना। Yes, ma'am. हाँ बट मैम उसके आगे वाला भी तो नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नहीं हो जाएगा। ये जो नेगेटिव साइन लिखी है ये मैंने P एक्सटर्नल की तो लिखी थी, ये P एक्सटर्नल की नेगेटिव साइन लिखी है और ये V2 माइनस V1 लिखा है ना मैंने। हाँ पर मैम मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होगा। चलो देखते हैं, एक वैल्यू प्लेस करके देखते हैं। ये मैंने P एक्सटर्नल -10 लिया है और यहाँ पे मैंने पॉजिटिव में V फाइनल ले लिया है 10 ml मान लो, और V इनिशियल ले लिया है 5 ml। ठीक है, तो व्हाट यू आर गेटिंग इज 10 माइनस 5, 5, दैट इज कमिंग नेगेटिव बच्चा, -50 आएगा। समझ रहे हो? Yes, ma'am. है ना, Yes, ma'am. जस्टिफाइड ना। मुझे उसी वक्त लग रहा था कुछ गड़बड़ हो रही है। सो दैट इज नेगेटिव ओनली, एक्सपांशन में नेगेटिव ही आएगा। ठीक है, वर्क डन बाय द गैस ऑन द सिस्टम इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड वर्क डन बाय द गैस, वर्क डन बाय द गैस, ये तो नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा ना भाई, ये याद रख लो भाई। अभी सही है, कोई कंफ्यूजन नहीं। वर्क डन बाय द गैस ऑन द सिस्टम या फिर वर्क डन ऑन द सिस्टम इज नेगेटिव, ये नेगेटिव ही लेना। ठीक है, ये थोड़ी मिस्टेक हो गई थी यहाँ पे, एक्सपांशन में नेगेटिव लेना। अब कंप्रेशन का करते हैं। ओके, कंप्रेशन डेल्टा V इज इक्वल्स टू V2 माइनस V1। करेक्ट, कंप्रेस कर रहे हैं तो डेल्टा V की वैल्यू कैसी आ जाएगी आपकी? नेगेटिव। करेक्ट, यस, Yes. ओके। अब हमें पता है वर्क डन इज इक्वल्स टू माइनस P डेल्टा V। करेक्ट, अब हम देख रहे हैं कि ये माइनस P है और डेल्टा V की बात करें, डेल्टा V की बात करें, सो इट विल बी, कंप्रेस कर रहे हैं तो फाइनल हाई होगा और इनिशियल लो होगा। ठीक है, तो हमारे पास साइन कन्वेंशन क्या आया? V2 माइनस V1, ये नेगेटिव जा रहा है और नेगेटिव, तो ये वैल्यू कैसी आ जाएगी आपकी? पॉजिटिव। Positive. अभी Yes. जस्टिफाइड है ना, दोनों क्लियर है ना, कंफ्यूजन नहीं है ना किसी को? पहले वाला क्यों नेगेटिव हुआ और ये वाला क्यों पॉजिटिव हुआ, किसी को कोई डाउट है? No, ma'am. Okay, great.
So work done is getting positive here. So you can write work done on system is always positive. Work done on system is always positive. Work done by the system is negative. Work done on the system is positive. चलिए अभी आगे बढ़ते हैं. अभी हमें देखना है वर्क डन ड्यूरिंग फ्री एक्सपांशन. ठीक है, अगर मैं कंडीशन ले रही हूँ फ्री एक्सपांशन का बच्चा, तो यहाँ पे मुझे बताइए ये जो फॉर्मूला लिख रही थी वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी, इसमें ये पी कौन सा था? एक्सटर्नल प्रेशर था. ठीक है, फ्रीली एक्सपांड कब करेगा? कोई भी चीज फ्रीली एक्सपांड कब करेगी? जब एक्सटर्नल प्रेशर आपका जीरो होगा. यानी आपकी कंडीशन कैसी है? वैक्यूम कंडीशन आपने मेंटेन की है. समझ रहे हो? Yes, ma'am. ठीक है, एक्सटर्नल प्रेशर आपका जीरो होगा तभी फ्री एक्सपांशन हो सकता है. यानी कि फ्री एक्सपांशन टेक्स प्लेस अंडर द वैक्यूम कंडीशन. सो वैक्यूम कंडीशन में आप लिख सकते हो P external is equal to 0. So your work done will be 0 multiplied by any number will be 0. तो फ्री एक्सपांशन में आपको याद रखना है, जहां पे भी फ्री एक्सपांशन टर्म यूज हो तो आपको वर्क डन 0 लेना है. क्लियर है? Yes, ma'am. Okay, now we will take again different cases, isochoric, isobaric. तो उन सारी situations में क्या अप्लाई करेंगे आप? चलिए देखिए. Yes, so we are going to talk about isochoric process. अगर आपकी process isochoric है तो क्या constant होगा? What will be constant? Very good, very good. So delta V will be equal to 0, यानी कि V आपका constant होता है. And according to our formula, work done is equals to minus P delta V. अगर delta V आपका 0 है तो work done will be 0. तो isochoric process में भी आपका work done 0 होगा. Let's come to next topic, that is your heat. हीट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चा? साइन Q से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, और हीट हमेशा कहां से फ्लो होता है? हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर. करेक्ट, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर की तरफ मूव करता है. अच्छा, what can you say about state function and path function? मैंने सिर्फ 2 एग्जांपल दिए थे जहां पे मैंने बोला था कि ये दोनों चीजें path function है, बाकी सारी चीजें state function है. तो वो कौन सी दो? It is path function. Yes, heat is path function and work done is path function. ठीक है, heat और work done ये दोनों path function है, बाकी सारी quantities मैंने categorize की थी आपकी state function में. तो you mention it here, heat is path function, यानी डिपेंड्स अपॉन हाउ द प्रोसेस इज अचीव्ड. ठीक है, अच्छा देखो इसको मेजर किस यूनिट्स में करते हैं? अगर हीट को आप मेजर करते हो तो आप जूल में, जो एनर्जी की यूनिट होती है वही हीट की यूनिट होगी. तो जूल में, किलो जूल में, किलो कैलोरी में, या फिर कैलोरी में आप इसको मेजर कर सकते हो. लीटर एटीएम में भी मेजर कर सकते हो. तो कुछ रिलेशंस लिख सकते हो, अगर आपको कन्वर्जन करना है तो उस वक्त काम आएगा. 1 लीटर एटीएम is equal to 101 कितना होता है? 101.3 जूल ना? हाँ, करेक्ट, वेरी गुड. ओके, नाउ नेक्स्ट इज 1 कैलोरी. 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18, यानी अप्रोक्सीमेटली 4.2 जूल. 4.2 जूल होता है. ये कन्वर्जन्स याद रखने पड़ेंगे आपको. 1 जूल इज इक्वल टू 10 to power 7 ergs. And 1 EV, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे? 1.6 into 10 raised to minus 9. So these things you can use for conversion. Okay, so that's all about heat. अब आपके लिए एक प्यारा सा क्वेश्चन. So question is, gas is expanding freely. Gas is expanding freely. हर स्टेटमेंट का मतलब है. ठीक है, in a container. ठीक है, आपके पास एक कंटेनर है जिसमें गैस फ्रीली एक्सपांड हो रहा है फ्रॉम 1 लीटर टू 2 लीटर. फाइंड वर्क डन ऑफ द गैस. वर्क डन बाय द गैस, सॉरी. हाँ, चलिए बताइए. गैस खुद एक्सपांड हो रहा है फ्रीली 1 लीटर टू 2 लीटर तक. फाइंड वर्क डन बाय द गैस. मुझे ये बताइए, फ्री एक्सपांशन हो रहा है तो वर्क डन क्या होता है? 0. तो यहाँ पे कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है. वर्क डन सिंपल 0 कर दिया, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है
कि वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी Yes. एंड पी एक्सटर्नल होता है ये। अगर एक्सटर्नल प्रेशर 0 है आपका तो वर्क डन आपका 0 आएगा। समझ गए? Yes, ma'am. ओके, लेट्स कम टू एक काम करो सारे। हाँ लास्ट स्लाइड करना। हाँ, डन। इससे पहले वाले सेकंड। और पीछे जाना है। यस मैम, एक पीछे बस। डन मैम। ओके चलो, हाँ यहाँ पे आते हैं एंड वी आर गोइंग टू टेक वन टेबल। ठीक है, अब इस टेबल में साइन कन्वेंशन अच्छे से मेंशन कर लेते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है इसके साइन कन्वेंशन सारे याद रखना। ठीक है, ये लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके अंदर बात कर लेते हैं वर्क डन बाय द सिस्टम। वर्क डन बाय द सिस्टम, बताइए क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? Negative. वेरी गुड। वर्क डन ऑन द सिस्टम? Positive. वेरी गुड, Positive. पॉजिटिव। ओके, नेक्स्ट, हीट रिलीज्ड बाय द सिस्टम। हीट अगर रिलीज हो रही है बाय द सिस्टम, तो हीट रिलीज होती है तो क्या होता है, नेगेटिव होता है ना। यस मैम। Yes. हीट एनर्जी इवॉल्व होती है तो एक्सोथर्मिक होती है ना प्रोसेस। ठीक है, हीट अगर एब्जॉर्ब होती है, हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, देन इज Positive. Positive. वेरी गुड। तो ये हो गया फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ केस खत्म। तो ये नोट डाउन करना, हमेशा याद रखना। इस साइन कन्वेंशन में थोड़े चेंजेस आएंगे जब आप फिजिक्स में जाओगे। ठीक है, ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। यस, okay, now we will talk about one more quantity. Yes, we are going to talk about internal energy. इंटरनल नाम से क्या लग रहा है कि जो स्टोर्ड एनर्जी है किसी भी एटम या मॉलिक्यूल के अंदर, दैट इज योर इंटरनल एनर्जी। अब एनर्जी तो कितने अलग अलग फॉर्म्स में हो सकती है, यानी कि मैं अगर किसी एटम की बात कर रही हूँ, ठीक है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी होगी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, उसकी वाइब्रेशनल एनर्जी होगी, ट्रांसलेशनल एनर्जी होगी, मतलब जितनी भी वेरिएबल पॉसिबल टाइप ऑफ वाइब्रेशनल एनर्जी होगी। तो देयर आर सो मेनी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। अगर हम उन सारी एनर्जी का सम करते हैं, उसके अंदर जितनी भी एनर्जी, आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते एग्जैक्ट इंटरनल एनर्जी किसी भी एटम या किसी भी मॉलिक्यूल का या किसी भी मैटर के पार्टिकल का एग्जैक्ट इंटरनल एनर्जी यू कैन नॉट कैलकुलेट। क्यों नहीं कैलकुलेट कर सकते? बिकॉज इट वेरीज डिपेंडिंग अपॉन द सराउंडिंग। ठीक है, आपने किस सराउंडिंग में उसे प्लेस किया, उसकी वजह से उस पर क्या इम्पैक्ट आ रहा है, तो उसके हिसाब से उसकी इंटरनल एनर्जी वैरी होती रहती है। तो इंटरनल एनर्जी की जब आप बात करते हैं, दैट इज द सम ऑफ ऑल द एनर्जीज, सम ऑफ ऑल एनर्जीज ऑफ सिस्टम। ठीक है, सिस्टम जहां पे आप एक्सपेरिमेंट कैरी आउट कर रहे हो, सिस्टम के अंदर जितनी भी एनर्जी है, दैट इज नोन एज इंटरनल एनर्जी। इट इज डिनोटेड बाय साइन यू इन सम बुक्स और ई। यू या ई जहां पे भी लिखा हो वो इंटरनल एनर्जी ही है, समझ जाना। ठीक है, तो टोटल इंटरनल एनर्जी कैन नेवर बी कैलकुलेटेड। ठीक है, so I can write U is equal to sum of kinetic energy, potential energy, translation energy, vibrational energy और जितनी भी energy possible है सबका sum, that is your internal energy. We can only calculate change in internal energy, calculate change in internal energy and not exact internal energy. तो इनिशियल और फाइनल स्टेट
यहाँ पे मैटर करता है, आप डेल्टा यू निकाल सकते हैं, डेल्टा यू निकाल सकते हैं, यानी यू कैन कैलकुलेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी, यू कैन नॉट कैलकुलेट एग्जैक्ट इंटरनल एनर्जी। ठीक है, क्लियर है? एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगी, आपका जो इंटरनल एनर्जी या डेल्टा यू की बात कर रहे हैं, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर जितना ज्यादा बढ़ाएंगे इंटरनल एनर्जी आपकी उतनी हाई होगी। समझ गए? ठीक है। Yes, ma'am. तो अगर मैं बोल रही हूं कि आपका प्रोसेस आइसोथर्मल है, ध्यान से सुनना, इफ आई एम सेइंग प्रोसेस इज आइसोथर्मल, ठीक है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है? टेम्परेचर कांस्टेंट, यानी डेल्टा टी इज इक्वल टू 0, करेक्ट? Yes. तो अगर आपको पूछा गया है कि आइसोथर्मल प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी कितनी होगी, तो क्या बोलोगे? चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी 0, क्योंकि वो तो पूरी तरह से टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज होगी तो उसके हिसाब से इंटरनल एनर्जी वेरी करेगा। अगर टेम्परेचर ही चेंज नहीं होगा तो इंटरनल एनर्जी कहां से चेंज होगी? समझ आ रही है बात? Yes, ma'am. वेरी गुड। अच्छा, अगर मैं साइक्लिक प्रोसेस की बात करूं, साइक्लिक प्रोसेस की बात करूं, तो उस केस के लिए इंटरनल एनर्जी के लिए आप क्या कह सकते हैं? आपको पता है इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है या पाथ फंक्शन? बताओ, जल्दी बताओ। स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है। अगर मैं इनिशियल और फाइनल स्टेट की बात करती हूँ तो साइक्लिक प्रोसेस में इनिशियल एंड फाइनल स्टेट आर सेम। तो मुझे बताइए उसके लिए इंटरनल एनर्जी कितनी हो जाएगी? बोलो। जीरो हो जाएगी। वेरी गुड। तो इंटरनल एनर्जी विल बी 0 फॉर द साइक्लिक प्रोसेस। ये जब मैंने कल साइक्लिक प्रोसेस आपको लिखाया था तभी भी बोला था कि जितने भी स्टेट फंक्शंस है उन सब के लिए साइक्लिक प्रोसेस के अंदर वैल्यू 0 होगी, क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस के अंदर इनिशियल एंड फाइनल स्टेट इज 0। आई होप यू अंडरस्टूड, करेक्ट? Okay, now let's come to next topic, that is first law of thermodynamics. कायदे से thermodynamics 0th law से start होता है, तो मैं एक short briefing 0th law का दे देती हूँ। 0th law आपके yes प्रीवियस स्लाइड करो। हाँ, done. यस मैम। Okay, so what I was saying is, हाँ, ये देखिए, फर्स्ट हम लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को डिस्कस करने के लिए आई एम गोइंग टू मेक दिस ब्लॉक्स। ठीक है, देखना ध्यान से। अरे भैया, ये दो ब्लॉक्स हैं, सिस्टम ए, सिस्टम बी, एंड नाउ आई एम गोइंग टू मेक अ सिस्टम सी। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू 0th लॉ हम लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कर रहे हैं। ठीक है, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और इसके अंदर ये जो फर्स्ट लॉ हम कर रहे हैं दैट इज नोन एज 0th लॉ, 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, ये सिस्टम ए है आपका, ये सिस्टम बी है, एंड ये सिस्टम सी है। अकॉर्डिंग टू 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इफ सिस्टम ए इज इन इक्विलिब्रियम विथ बी, if system B is in equilibrium with C, then system A and C will be in equilibrium with each other. Getting it? Yes, ma'am. सिंपल स्टेटमेंट है। अगर A B के साथ इक्विलिब्रियम में है, B C के साथ इक्विलिब्रियम में है, तो A और C भी इक्विलिब्रियम में होंगे एक दूसरे के साथ। ये तो मैथ्स वाले थियरम्स जैसा हो गया, समझ रहे हो ना? ओके, तो 0th law is not given in your textbook. We will start from the first law. जो फर्स्ट लॉ है एक्चुअली वो सेकेंड लॉ है। ठीक है, तो 0th लॉ से स्टार्ट होता है, देन सेकेंड लॉ इज योर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, यानी एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड। गेटिंग इट?
तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारा क्या कहता है? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. करेक्ट. अब इस स्टेटमेंट को मुझे मैथमेटिकली प्रेजेंट करना है, तो मैं मैथमेटिकली कैसे प्रेजेंट करूंगी? तो टोटल एनर्जी मेरे अंदर है, उसको क्या कहा जाएगा? जल्दी बताइए. इफ आई एम द सिस्टम and the energy stored inside me, the sum of all the energy, what it is known as? Internal energy. Very good. Internal energy है मेरे अंदर डेल्टा यू. अब मैं फील्ड पे जाके भाग रही हूं, तो what I am doing? अगर मैं फील्ड पे भाग रही हूं तो what I am doing? वर्क डन. वर्क डन. यानी कि मेरी इंटरनल एनर्जी काम में कन्वर्ट हो रही है, पर क्या वो पूरी तरह से कन्वर्ट हो रही है? नहीं हो रही. भाई जितनी इंटरनल एनर्जी है सबकी सब फील्ड पे नहीं निकल रही है, कुछ दूसरे फॉर्म में भी निकल रही है. वो क्या है? पसीना निकल रहा है मुझे, मेरी बॉडी गर्म हो रही है, तो मैं क्या बोलूंगी? वो किस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो रही है? हीट के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो रही है. तो डेल्टा यू इज इक्वल टू Q प्लस W होता है. समझ गए? दिस इज योर फर्स्ट लॉ. एनर्जी कंजर्व रही, नो डाउट. पूरी इंटरनल एनर्जी वर्क डन में ट्रांसफॉर्म नहीं हुई. सम अमाउंट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू हीट, बट देन आल्सो यू कैन से एनर्जी रिमेन कंजर्व. सो मैथमेटिकली यू रिप्रेजेंट योर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन दिस वे. ओके. अगर मैं इसमें कह रही हूं according to first law, if I am going with this statement, 1 minute, if I am saying कि the process is, अगर मैं आइडियल गैस के लिए ले रही हूँ, फॉर आइडियल गैस, अगर मैं आइडियल गैस की बात कर रही हूँ और इसके अंदर भी स्पेशल कंडीशन ले रही हूँ कि कंडीशन है आपकी आइसोथर्मल. अब मजा आएगी. ठीक है. प्रोसेस कैसी है? आइसोथर्मल. फॉर्मूला क्या है आपका? डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू. अब आपसे मैं पूछ रही हूँ कि फाइनल फॉर्मूला क्या होगा? आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या कांस्टेंट होता है? टेम्परेचर. टेम्परेचर कांस्टेंट होता है. टेम्परेचर पे कौन सी क्वांटिटी डिपेंड करती है? हीट. हाँ, टेम्परेचर पे कौन सी क्वांटिटी इन तीनों में से डिपेंड करती है बच्चा? हीट के अलावा बताओ. आइसोथर्मल के लिए मैंने आपको स्पेशल केस बताया था इंटरनल एनर्जी का. हीट तो है, हीट हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ मूव करती है. यू इंटरनल एनर्जी ना बच्चा. मैंने बोला था आपको कि टेम्परेचर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया तो यू तो जीरो हो जाएगा ना. तो आपका फिर ये फॉर्मूला कितना हो जाएगा? Q is equals to minus W, है ना? Yes. Good. Q is equals to minus W for isothermal process and W is equals to, अच्छा, Q is equals to minus W लिखा है. इसको आप बोलोगे मैम हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, W is equals to minus Q. लिख सकते हैं क्या? लिख ही सकते हैं ना? Yes मैम. है ना? तो आ जाओ नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं. 1 minute. ओके. हाँ देखो ध्यान से, मेरे पास ये फॉर्मूला आया कि भाई डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है. तो अगर हमारा डेल्टा यू जीरो है तो आई कैन राइट क्यू प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो. अब मेरे पास दो सिचुएशन है. कौन कौन सी दो सिचुएशन है? I can write it in two ways. Correct? I can write it in two ways. My first way is I can write Q is equals to minus W or I can write W is equals to minus Q. अब मुझे बताइए कौन सी कंडीशन में क्या बोल सकते हैं. Q is equals to minus W लिखते हैं तो प्रोसेस कैसी है? नो डाउट आइसोथर्मल प्रोसेस ही है, तभी ये पॉसिबल है. ठीक है. आइसोथर्मल प्रोसेस है. अगर Q आपका पॉजिटिव है तो हीट एब्जॉर्ब हुई है, इवॉल्व हुई है? एब्जॉर्ब हुई है ना. Q यहाँ पे पॉजिटिव है ना. और अगर आपका वर्क डन नेगेटिव है तो क्या बोलेंगे इसके बारे में? वर्क इज डन ऑन द सिस्टम या बाय द सिस्टम? On the system. नहीं, by the system. By the system. Correct.
अब इस कंडीशन के लिए आप क्या बोलेंगे? प्रोसेस आइसोथर्मल है, करेक्ट। यहां पे हीट इवॉल्व हो रही है एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम, तो इसीलिए वर्क डन आपका पॉजिटिव है।